अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। हरी हरी घास पर जमी ओस बहुत खुशगवार तासुर दे रही थी। फिजा में अजीब तरह की दिलकशी थी। सरसों के फूलों से टकराकर हवा अपने साथ लाती फूलों की खुशबू हर सू बिखेर रही थी। मिट्टी के कच्चे मकानों से बकरियों के रेवड़ निकलकर चरागाह की जानिब किसी लुटे पिटे काफिले की मानिंद जा रहे थे। वो हिरासा नज़रों से इधर उधर देखती आगे बढ़ रही थी। उसके पांव जख्मों से चूर चूर थे। सांस भी अपने तवाजुन पर ना थी। हर कदम आगे की तरफ बढ़ाने के लिए उसे शिद्दत से हिम्मत करना पड़ रही थी। आंखों में नीम मदहोशी लिए इर्द गिर्द डोलती हुई वो आगे बढ़ती जा रही थी। वो चांद को शर्मा देने की हद तक हसीन थी, मगर अब उसके चेहरे पर वीरानी और महरूमी का राज था। वो अपने हवा से बेगाना आगे बढ़ी। अचानक उसे राह में पड़े एक बड़े पत्थर से ठोकर लगी। वो चकराकर वहीं गिर गई। जाने कितनी ही देर वो बेसुध पड़ी रही। काफ़ी देर बाद उसके पास एक गडरिया अपनी बकरियों को चराता हुआ वहां से गुजरा तो उसकी नज़र उस ऊल जलूल हुलिये वाली ज़ख्मी लड़की पर पड़ी, जिसके रिश्ते ज़ख्मों पर अब भूरी चींटियां जमा हो रही थी। उसकी सांस बुरी तरह से लड़खड़ाहट का शिकार थी, जैसे उसका आखिरी वक्त करीब आन पहुंचा हो। गडरिया एक पल के लिए झुका और उसके जिंदा होने का यकीन करके अपने कंधे से लगी छागल उतारी और उसमें से पानी लेकर लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। लड़की की टूटी सांसों का सिलसिला जैसे एकदम जुड़ने लगा और उसने धीरे से अपनी नीम बेजान आंखें खोल दी। वो कूड़े करकट के एक बड़े ढेर पर पड़ी थी। साथ ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था जो गालिबन उसको ठोकर लगने का सबब बना था। लोगों के फेंके गए सब्जियों और फलों के गले सड़े छिलके उसके इर्द गिर्द फैले हुए थे और आवारा कुत्ते उन पर मुंह मारते फिर रहे थे। वो चारों तरफ से बदबू की तेज सड़ांध में बसी हुई थी। कुछ लापरवाह लोग सुबह के हल्के सुरमई अंधेरे में कूड़े करकट के ढेर पर पड़े उस इंसानी वजूद से बिल्कुल बेखबर अपने कूड़े करकट की टोकरियां उसी पर उलटकर चले गए थे, जिसकी वजह से उसकी आधी टांगें कूड़े करकट की गलाजत में मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कचरे के ढेर में धंसी लड़की के वजूद से उठती नाकाबिले बर्दाश्त बदबू से तंग आकर गडरिया अब नाक पर हाथ रख के उससे पूछ रहा था। लड़की ने अपनी बेजान आंखें खोली तो उसके चेहरे पर भिन भिनाती मक्खियां एकदम से उड़ गई थीं। उसकी आंखों में वीरानियत और उजड़ेपन की वो हजार दास्तान रकम थी जिसे गांव का ये मासूम गडरिया पढ़ने से कासिर था। अरे देखो, ये हया का मूड क्यों ऑफ लग रहा है? मलाला ने अपने बालों से रोलर निकालते हुए कहा। हमेशा की तरह छोटी सी बात पर मुंह बना रखा है। खैर छोड़ो, अब वो सोने चली गई है, सुबह होने तक खुद ही ठीक हो जाएगी। उफक ने कंबल सर तक तानते हुए कहा और करवट बदल कर सो गई। अगली सुबह वो दोनों सोकर उठी तो वो हैरान परेशान एक दूसरे को तकती रह गई। उनके वहमो गुमान में भी ये बात तक न थी कि हया हॉस्टल छोड़कर जा चुकी थी, और अब ये बात उनके होशो हवास उड़ा देने के लिए काफ़ी थी कि हया घर नहीं लौटी थी। वो आखिर गई तो कहाँ गई, कैसी हालत में होगी? मलाला और उफक एक दूसरे को नज़रों में कसूरवार ठहरा रही थी। मेरे ख्याल में हम एक दूसरे को मुजरिम गर्दानना बंद कर दें। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। उफक ने खामोशी का सकूत तोड़ा था। हमारा कसूर? बल्कि हमारा कतई कसूर नहीं हो सकता। मलाला बेखुद होकर हंसने लगी, मगर उफक के घूरने पर अचानक ही संजीदा होकर बोली, हमारा कसूर हो भी नहीं सकता। बस एक रॉन्ग नंबर से दोस्ती करने का ही तो कहा था उसे। अब ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि वो हॉस्टल छोड़कर ही चलती बनी? जाती है तो जाए, उसे रोकती है मेरी जूती। मलाला ने पैर में अड़सी हुई पुरानी चप्पल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कसरत इस्तेमाल की वजह से घिस घिस कर अपनी असल रंगत खो चुकी थी। हया का इरादा यहाँ से वापस घर जाने का था, मगर उसके गांव जाने वाली बस छूट चुकी थी और दूसरी बस के आने में अभी काफ़ी वक्त था। वह स्टॉप पर मौजूद बेंच पर बैठकर इंतज़ार करने लगी।
اور ہاتھ میں پکڑے سم سے آ رہی موبائل کو بے بسی سے دیکھنے لگی۔ ملالہ اور افق نے جس شخص کو اس کا نمبر دیا تھا وہ ہاتھ دھو کر بلکہ نہا دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں SMS اور پھر ڈھیر ساری کالز۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ کال ریسیو نہیں کرتی تھی۔ موبائل 24 گھنٹے آف بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گاؤں پہنچنے پر اس بات کا خاصا ایشو بن سکتا تھا، لہٰذا اس نے سم نکال کر ضائع کی اور پھر ایک گندے نالے میں پھینک دی۔ دل ہی دل میں وہ بس کے آنے کی دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے کچھ بے ربط سی آوازیں سنی۔ شام کے سرمئی اندھیرے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ پرندے آشیانوں کی جانب رواں دواں تھے، جس کی وجہ سے آسمان پر خاصی رونق لگ رہی تھی۔ اس نے بے ربط آوازوں کی سمت میں گردن اٹھا کر دیکھا تو کانپ کر رہ گئی۔ وہ کوئی دو شرابی تھے جو نشے میں دھت لڑکھڑائے قدموں سے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ابے او، یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک شرابی نے اپنی ڈولتی گردن کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ رو رہا ہوگا بیچارہ، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے چاند پر پلاٹ دلا دوں، میں نے انکار کر دیا۔ ابے سالے، چاند پر پلاٹ تو میں نے امریکہ کو نہیں بیچا، حالانکہ وہ روس میری بڑی منتیں کرتے رہے، پھر یہ لڑکا کیا چیز ہے؟ ارے نہیں، دیکھ بیچارہ اکیلا بیٹھا ہے، اداس بھی لگ رہا ہے، تو یوں کر میرا جو پلاٹ ہے نا چاند پر، وہ اس کو دے دے، میں سورج پر کوئی اور زمین خرید لوں گا۔ نشے میں دھت ڈگمگاتے ہوئے شرابی اب اس کی طرف تیز تیز بڑھ رہے تھے۔ تیز چلنے کی کوشش میں وہ بار بار گر بھی رہے تھے۔ وہ پھرتی سے اٹھی، اپنی چادر سنبھالی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ہوش مند انسان ایک نشئی کے مقابلے میں زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے، لہٰذا وہ جلد ہی ان دونوں سے آگے نکل گئی۔ اب وہ اپنے پیچھے معدوم ہوتی آوازیں سن رہی تھی۔ ابے وہ تو بھاگ گیا، چل ہم واپس چلتے ہیں۔ مگر وہ ایسی ڈری تھی کہ اپنے قدم روکے نہیں اور بھاگتی رہی۔ شام اب رات میں تبدیل ہو رہی تھی، اسے راستوں کی سمت کا تعین نہ تھا، بس اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے روشنی کے ننھے ننھے بلبلے نظر آنے لگے تھے۔ وہ ہمت کر کے ان کی جانب بڑھ گئی۔ بالآخر وہ روشنیوں کے اس مسکن تک پہنچ ہی گئی۔ وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی جس کا نقشہ اہرام مصر کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ تکونی سائز کی یہ عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ، اس عمارت پر گہرے نیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ سفید دودھیا روشنی میں نہائی وہ نیلے کانچ جیسی عمارت بہت پروقار منظر پیش کر رہی تھی۔ اس عمارت کے مین گیٹ کے آگے کھڑی ہوئی وہ ایک حقیر سا کیڑا لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اندر داخل ہونے پر غور کر ہی رہی تھی کہ ایک کان کو پھاڑ دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ زنگ آلود گیٹ کھلنا شروع ہو گیا۔ اچانک کئی بھیڑیوں کی منحوس آوازوں نے فضا میں خوف کا رس گھولنا شروع کر دیا۔ وہ گیٹ کے عین سامنے کھڑی تھی اور گیٹ بالآخر کھل گیا۔ عمارت کا اندرونی منظر اور زیادہ سحر انگیز تھا۔ اندر ایک بہت بڑا الو کے سائز کا فوارہ نصب تھا، جس کے چونچ اور آنکھوں سے موٹی موٹی دھاریں نکل رہی تھیں۔ عمارت میں کسی ذی روح کا وجود تک نہ تھا۔ وہ دبے قدموں راہداری سے ہوتی ہوئی آخرکار عمارت کے اندرونی حصوں تک آ گئی، جہاں کمروں کی لمبی قطاریں تھیں۔ تمام کمرے ویل فرنشڈ تھے۔ زندگی کی تمام تر آسائشات ان کمروں میں موجود تھی۔ دبیز قالینوں پر اس کے پیر دھنستے جا رہے تھے۔ اتنے خوبصورت گھر کے مکین آخر کہاں تھے؟ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ لائٹ ایک دم آف ہو گئی اور پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے اچانک باہر نکلنے کی کوشش کی تو اندھیرے کی وجہ سے کارنر میں رکھے گلدان سے ٹکرا گئی۔ گلدان اس کے سر سے اس قدر زور سے ٹکرایا کہ اسے اپنے چاروں طرف تارے نظر آنے لگے۔ بالوں سے بہتی ہوئی نمی سے احساس ہو رہا تھا کہ چوٹ گہری ہونے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے، اور پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے کی وجہ سے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ مل بھی نہیں رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کی سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگی۔ کافی دیر بعد چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ کھڑکی سے چاندنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ باہر چلنے والی ہلکی ہوا سے مغلوب ہو کر کھڑکی پر لگے سفید باریک پردے ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ ہمت کر کے وہ کھڑی ہوئی اور کھڑکی تک آئی۔ چاند کی چاندنی میں باہر کا ماحول بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف پشت کر کے کھڑی،
लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। अचानक उसे छन छन की आवाज़ आने लगी। वो बहुत भारी आवाज़ थी, जैसे किसी ने बहुत बड़े बड़े और भारी घुंघरू बांध रखे हों। अभी वो इसी बात पर गौर कर रही थी कि उसे अपने पीछे खिड़की के दूसरी तरफ किसी और वजूद का एहसास हुआ। उसने अपना रुख खिड़की की तरफ फेरा तो जैसे उसकी आंखें पथरा गईं। वो कोई फरबही माइल लड़की थी जिसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। उसकी गर्दन अकड़ी हुई और ज़रूरत से कुछ ज़्यादा लंबी थी। वो महकान के अंदाज में खिड़की से होती हुई गुजर रही थी। चलते हुए जो ही उसका शाना खिड़की से मस हुआ तो शीशे में वहीं बारीक सी दरार पड़ गई, जैसे वो उस लड़की के वजूद का एहसास सह न सका हो। वो लड़की हया की मौजूदगी से यकसर ला इल्म थी। हया के तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, मगर अब घटाटोप अंधेरा सबसे बड़ी रुकावट था। वो सिमत के अंदाजे लगाती हुई कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। बाहर भी हौलनाक अंधेरा उसका मुंतजिर था। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। पायलों की आवाज़ का दोबारा ज़हूर पजीर होना उस पर मज़ीद उफ्ताद बर्पा कर रहा था। अब वो आवाज़ उसके करीब तर होती जा रही थी। घबराकर उसने रेलिंग पर हाथ रखा और तकरीबन भागते हुए ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, क्योंकि छन छन की आवाज़ नीचे की जानिब से आ रही थी। उसके सीढ़ियों पर कदम रखते ही आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही उसने उस इमारत की दूसरी मंजिल पर कदम रखा और वहीं बैठकर सर झुकाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। किसी सरसराहट की आवाज़ पर उसने जो ही ऊपर सर उठाकर देखा तो उसकी रूह फना हो गई। वही पुरस्रार लड़की उसके ऊपर झुकी उसे गौर से देख रही थी। हया फौरन ही खड़ी हुई और पीछे हटी। क्यों आई है यहाँ? लड़की गुस्से से धाड़ी। हैरत अंगेज तौर पर उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे। चेहरे के तमाम उजलात बिल्कुल साकित थे। मैं यहाँ। हया के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उसका हलक बिल्कुल खुश्क हो चुका था। वो उल्टे कदमों चलने लगी कि अचानक ही उसे अपनी गर्दन पर किसी शय का एहसास हुआ। वो कोई गैर इंसानी पंजा था, सियाह घने बालों से भरा हुआ। देखते ही देखते उस गैर मरई पंजे की गिरफ्त हया की गर्दन पर सख्त से सख्त तर होती जा रही थी। हया की आंखें बाहर को उबलने लगी थीं। वो पुरस्रार लड़की बेतासुर चेहरा लिए जिंदगी की आखिरी सांसें लेती हया को तके जा रही थी। ऐन उसी लम्हे गहरे सिया बादल चांद पर छा गए और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। भेड़ियों ने नींद की वादी में जाने से कबल आखिरी बार अपनी मनहूस चिंगाड़ मारी थी। क्या बारिश तेज हो गई है? तुम फौरन किसी चीज की ओट में हो जाओ। अगर तुम्हें बुखार हो गया तो हमारे कॉन्सर्ट का तो सत्यानाश हो जाएगा। मशहूर पॉप सिंगर जुल्करनैन अपने म्यूजिकल ग्रुप की साथी आशी से बात कर रहा था। 1 मिनट रुको आशी, मुझे दूर कहीं से कोई मकान सा नजर आ रहा है, शायद मुझे वहां कोई पनाह मिल सके। जुल्करनैन ने फ़ोन बंद किया और छतरी संभालता हुआ मकान की सिमत भागने लगा। बारिश भी आज खूब जी भरकर बरस रही थी। मकान तक पहुंचते पहुंचते बारिश का जोर टूट चुका था और मकान के अंदर दाखिल होने तक बारिश बिल्कुल ही थम चुकी थी। ताहम हर चीज़ अभी भी गीली थी। अंदर दाखिल होते ही उसका पैर अचानक फिसला और वो औंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरा। लान की गीली मिट्टी ने उसके कपड़ों का हशर नशर कर दिया था। उसके गले में मौजूद सोने की चैन भी कीचड़ में लथपथ हो गई थी। ये चैन इंतहाई महंगी थी। सोने की जंजीर में हीरों से बना हुआ छोटा सा गुटका लटक रहा था। जुल्करनैन ने बेबसी से अपनी लाखों की मालियत की चैन को कीचड़ में लथपथ देखा और उसे साफ करने की गर्ज से पानी की तलाश में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वो एक तिकोनी इमारत थी जिस पर गहरे नीले रंग से रोगन किया गया था। उसके वसत में एक बहुत बड़े उल्लू का मुजस्मा फव्वारे के तौर पर नस्ब किया गया था, जिसकी आंखों और मुंह से पानी की मोटी मोटी धारें निकल रही थीं। जुल्करनैन तेजी से उठकर उस जानिब आया और अपनी चैन फव्वारे के पानी से धोने लगा। अचानक चैन उसके हाथों से फिसलकर फव्वारे के पानी में गायब हो गई। वो पागलों की तरह पानी में हाथ मारने लगा। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि फव्वारे की ज़मीन उसके हाथों को अपनी तरफ खींच रही है। इसके साथ ही किसी खिलौने की तरह उसकी टांगें ऊपर फिजा में मौलक हो गई और पल भर में 6 फुट का यह इंसान फव्वारे की आम सी गहराई वाले पानी में गर्क हो गया था।
फिजा में पहले जैसा सकूत छा गया था, अलबत्ता उल्लू के मुजस्मे के मुंह और आंखों से पानी की मोटी धारों की बजाय अब ताज़ा गाढ़ा खून बारीक धारों में निकल रहा था। तारकोल की सड़क पर दूर तक भीगे मसले हुए पत्ते बिखरे पड़े थे। उसके कदम ठंडी नरम सड़क पर धीमे पड़ने लगे थे। एक बूढ़ी रागुजर औरत गधा गाड़ी पे घास के गट्ठड़ रखे गधे को हाँकती आ रही थी। खेतों के किनारे वीरान पड़े सफ़ेद फूलों के झुंड थे। आसमान पर घने बादल मंडला रहे थे। सुंबल के दरख्तों का तवील सिलसिला आंखों को खीरा कर रहा था। भीगी हवा की शरारत से सुंबल के लंबे दरख्त जरा सा झुकते तो रूई के सफ़ेद गालों से फिजा भर जाती। गर्मा गर्म कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े वो कोई हॉरर डाइजेस्ट पढ़ने में मगन थी। लान में हरसू चांदनी चटकी थी। तेज चलती ठंडी हवा से गुलबूटे सरशारी भरे अंदाज में झूमते हुए गोया वाहदहू ला शरीक की हमदो सना में मसरूफ़ थे। दूर कहीं से लाउड स्पीकर में पढ़ाई जाने वाली तरावी में की जाने वाली क़िरात खुश इल्हान आवाज़ एक तवातुर से समातों में तकद्दुस भरा रस घोल रही थी। बीबी जी, खाना लगा दिया है, उनकी ख़ानदानी मुलाजमा रज़िया ने आकर बताया और वापस पलटने ही लगी थी कि उसे रुकना पड़ा। जी उफ़क़ बीबी, रज़िया अब अपने हाथ मेले दुपट्टे से पहुँच रही थी। तुमने कभी कोई ऐसा घर देखा है जहाँ भूतों का बसेरा हो और वो वहाँ आने वाले हर इंसान को मार देते हों? उफ़क़ अब डाइजेस्ट बंद करके रज़िया से पूछ रही थी। फजूल बातें होती हैं ये सारी, किसी और के सामने मत कहना वरना लोग तुम्हें खपती समझने लगेंगे। रज़िया की बजाय उफ़क़ की बड़ी बहन माहीन ने जवाब दिया और उठकर अंदर की तरफ चल दी। ये देखते हुए उफ़क़ ने भी डाइजेस्ट मेज़ पर रखा और माहीन के पीछे चल पड़ी। मैंने ऐसा घर देखा है बीबी जी। रज़िया की आवाज़ पर उफ़क़ के चलते कदम रुक गए। ओह वाकई, मुझे ले चलोगी वहाँ? उफ़क़ ने इश्तियाक से कहा, जिस पर रज़िया ने इस बात में सर हिला दिया। ईद उल फितर से फारिग होकर उफ़क़ अब रज़िया के आबाई गांव में खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने नीले रंग में कदीम तर्ज की तिकोनी इमारत थी जो नीले रंग से मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। ये तो एहराम मिस्र की तर्ज का कोई शाहकार लग रहा है। उफ़क़ ने इमारत की खूबसूरती को सराहा। ये हमारे गांव के वडेरे चौधरी गुलजार की कोठी है। उन्होंने बड़े चाव से ये कोठी बनवाई थी। नीला रंग उनकी लाडली बेगम जरका का पसंदीदा हुआ करता था, इसीलिए उन्होंने इस कोठी पर भी नीले रंग ही करवाया था। इसके फर्शों पर भी तमाम कालीन नीले रंग के ही बिछाए गए थे। फर्नीचर भी नीले रंग का था। गर्ज की इस कोठी की हर चीज़ को नीले रंग में नहला दिया गया था, सिवाय पर्दों के। पर्दे वडेरा साईं ने अपनी पसंद से लगवाए थे। तेज़ हवा चलने के सबब जब सफ़ेद पर्दे नीले फर्नीचर और नीली दीवारों वाले कमरे पर लहराते तो ये मंजर बहुत खौफनाक सा लगता। मगर अफसोस कि ख्वाबों का ये महल वडेरा साईं और उनकी बेगम को नसीब न हो सका और वो दोनों इस सपनों के महल के कभी बासी न बन सके। रज़िया सांस लेने को रुकी। क्यों, आखिर क्या हुआ था? उफ़क़ ने रज़िया से पूछा। वो एक रोशन दिन था। जरका बड़े चाव से शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने शिफॉन के नीले रंग की भड़कीली साड़ी पहन रखी थी जिस पर सिल्वर रंग का जड़ाव किया गया था। सिल्वर रंग के बड़े बड़े सितारे, नक्शी दबके और सिल्वर गोटे किनारी का काम उस गहरी नीली साड़ी को एक जिला बख्श रहा था। सियाह घोर आंखें, दुबला पतला नाजुक सरापा, सभी मलकूती नकूश से सजा चेहरा। वो इतनी खूबसूरत थी जितनी इस दुनिया की कोई भी लड़की होना चाहती थी। उसकी जिल्द इतनी शफाफ और बेदाग थी कि लगता था दूधिया मोम से उसका सांचा ढाला गया था कि ज़रा सा भी किसी ने छुआ तो वो मैली हो जाएगी। एक पल के लिए भी जो साकित होकर बैठती तो उस पर किसी मुसव्वर की हसीन तस्वीर का गुमान होने लगता। इस दुनिया में दिलकश चेहरों की कमी नहीं है, मगर उसमें बिलाशुबा कुछ ऐसा ज़रूर था जो अलग था और मुनफरिद था। वो और वडेरा साईं ख्वाबों के इस नीले महल में रिहाइश की पहली रात ही मुर्दा पाए गए थे। कोई नहीं जानता था कि उन बेजान जर्द जिस्मों के पीछे क्या हुआ था। अब तो बस लोग इतना ही जानते हैं कि जो कोई भी इस नीली कोठी में जाता देखा गया वो दोबारा इस दुनिया में नजर नहीं आया। रज़िया ने सर झुका लिया। अनबिलीवेबल, उफ़क़ नाकाबिले यकीन अंदाज में बोली। जरका बेगम को नीले रंग से इश्क था, जुनून था।
वो हर वक्त नीले रंग को किसी न किसी सूरत में पास रखती थी। कभी नीली अंगूठी, नीले कंगन, नीले कपड़े, नीले पत्थर की चूड़ियाँ, हत्ता के नीले जूते भी उन्हें दीवानगी की हद तक नीले रंग से इश्क था। गांव के कुछ लोग तो यूं भी कहते हैं कि जरका जैसी हसीन मूरत बनी ही नीले रंग के लिए है। उन्होंने अपनी वसीयत में कह रखा था कि मरने के बाद उसे कफन भी नीले रंग का ही दिया जाए और उसकी कब्र पर नीले मार्बल के पत्थर लगाए जाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मैयत को नीले रंग के कफन में देखा था। खूबसूरती में चांद के मुकाबले पर उतर आने वाली जरका उस वक्त नीले रंग के कफन में बहुत अजीब लग रही थी। उसे ऐसी भोंडी वसीयत नहीं करनी चाहिए थी जिसकी उसने सज़ा भी पाली थी। रज़िया को उफ़क़ की आवाज़ पर अचानक चुप होना पड़ा। कैसी सज़ा? क्या मरने के बाद जरका के साथ कुछ हुआ था? उफ़क़ को लग रहा था कि रज़िया मन घड़त कहानी सुना रही है। वडेरा साईं को दफनाने के बाद जब लोग जरका बेगम की मैयत को कब्र की तरफ ले जा रहे थे कि ना जाने कहाँ से भेड़ियों की खूनख्वार फौज नमूदार हो गई। चूँकि कब्रिस्तान गांव से कुछ फासले पर है, इसलिए लोगों का ख्याल था कि ये भेड़िए जंगल की तरफ से आए होंगे। भेड़ियों की अचानक उफ्ताद से घबराकर लोगों ने जरका बेगम की मैयत को वहीं छोड़ा और उल्टे कदमों भाग निकले। अगली सुबह उस जगह को लोगों ने देखा तो मैयत की हड्डियां तक गायब थीं। बस कफन की नीली चादरों के हिस्से उस जगह बिखरे पड़े थे। लोगों ने अपने कानों को हाथ लगाया और तौबा तौबा करने लगे। वो अज़ाब खुदाबंदी था। रज़िया दूर खलाओं में घूरती हुई बोली, नहीं, वो अज़ाब खुदाबंदी नहीं था, बल्कि वो एक इत्तिफाक भी हो सकता है। कफन के लिए सफ़ेद कपड़ा होना कोई शर्त तो नहीं। लोग तो अपने मुर्दों के लिए ये रंग महज इसलिए चुनते हैं कि सफ़ेद पाकीज़ा रंग है, वरना कफन के लिए कपड़े का सफ़ेद होना कोई शर्त तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कफन के लिए कपड़े का सफ़ेद होना शर्त नहीं है तो आप भी अपने लिए नीला कफन सिलवा लीजिएगा, वरना मेरे ख्याल में तो परवरदिगार के सामने जाने के लिए पाकीज़ा तरीन रंग सफ़ेद का ही इंतखाब करना चाहिए। रज़िया ने सर्द लहजे में कहा और वापस लौट गई। तुम 2 टकी की नौकरानी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बड़ी आई कैट मिडल्टन की हमशक्ल उफ़क़ मारे गुस्से के बेकाबू हुए जा रही थी और जो मुंह में आ रहा था बोल रही थी, जबकि रज़िया उसकी बातों से बेनियाज दूर निकल गई थी। जुनून खेज बेरहम लहरें जब समंदर के सीने पर उधम मचाती, शोर बर्पा करती, इधर से उधर भागती फिरती हैं तो यूं लगता है कि कोई भी उनके तूफ़ानी तेवरों पर बंद नहीं बांध सकता। किसी अनहोनी का पेश खेमा बनी सरसराती हवाएं और खौफनाक जवार भाटे पछाड़ें खाते समंदर को हैबतनाक बना देते हैं। बिखरे हुए पानी को देखकर गुमान होता है जैसे दुनिया ही हड़प कर जाएगा, मगर कुछ देर बाद उस तूफान का नामो निशान तक नहीं होता और समंदर किसी मफतूह की तरह चुपचाप कसूरवार नजर आने लगता है। तजस्सुस और खौफ का ऐसा ही तूफान उफ़क़ के दिल में उठा था और उसने नीले रंग की उस कोठी में जाने की ठान ली। उसने विक्टोरिया बेगम फैशन लाइन का वो टॉप पहना था जो उसकी अलमारी में सबसे ज़्यादा महंगा था और शानदार भी। टॉप शोल्डर लेस था। शोल्डर को कवर करने के लिए उसने टॉप की हम आहंग सफ़ेद आस्तीनों वाली जैकेट पहनी। सफ़ेद टॉप के ऊपरी हिस्से पर गोल्डन नगीनों का सितारों जैसा छिड़काव था और यही उस टॉप की दिलकशी थी। वो एक बेहतरीन मगरबी लिबास था जो घुटनों तक था। उसके साथ ही उसने सफ़ेद टाइट्स पहना, हाई हील और गले में कीमती नेकलेस। ये ड्रेस उसे उसकी कज़न अनवरी ने बरतानिया से भिजवाया था। नीली कोठी में जाने के लिए वो बिल्कुल किसी पार्टी की तरह तैयार हुई थी। कुछ ही देर में वो अपनी मतलूबा जगह पर थी। गेट हल्का सा जोर लगाने पर खुलता चला गया। अंदर हू का अलम तारी था। वो खामोशी से आगे बढ़ती गई। उल्लू की साख्त पर बने फव्वारे से पानी निकलता बहुत दिलकश लग रहा था। उस कोठी के हुस्न को देखकर वो हैरान हुए जा रही थी। रज़िया की बताई गई सब बातें सच मालूम हो रही थी। अंदर हर चीज़ ने नीले रंग का लिबादा ओढ़ रखा था। इतने बेशकीमत ड्रेस में चलती हुई वो कोई शहजादी लग रही थी। दफातन उसे अपने कंधों पर बहुत सारा बोझ महसूस हुआ, जैसे किसी ने टनों के हिसाब से उस पर बोझ लाद दिया हो। बोझ की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो वहीं बैठती चली गई। उसके बाद भी बोझ कम होने में न आ रहा था। सफ़ेद टॉप में मलबूस गोल्डन बाल कमर पर बिखेरे,
उस वक्त वो दुनिया की हसीन तरीन लड़की मालूम हो रही थी। बोझ की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ और उसके मुंह से कराह सी निकली। बमुश्किल उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो उसे आसमान घूमता हुआ महसूस हुआ। उसके कंधे पर एक 26-27 साल लड़की बैठी थी। उस लड़की की टांगें लटक कर उफक के सीने पर आ रही थी। उफक के मुंह से चीख सी निकली। इससे पहले कि वो बेहोश होती, वो भयानक लड़की आनन फानन गायब हो गई। सारा बोझ भी अचानक हट गया था। उफक एक बहादुर लड़की थी। उसकी यही आदत उसे यहाँ तक लाई थी। उसने खौफजदा होने की बजाय वहाँ से भागने की ठानी। वो फौरन वहाँ से उठी और सरपट दौड़ लगा दी। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंची थी कि छत से लकड़ी का एक बहुत बड़ा शहतीर उस पर आ गिरा। मगर वो खुशकिस्मत थी कि बच निकली और शहतीर महज उसकी कमर की जिल्द को छीलते हुए निकल गया था। उसकी सांसें धूकने की तरह चल रही थीं। कमर पर शदीद जलन का एहसास भी हो रहा था, मगर इसके बावजूद उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और कमरे से निकलने में कामयाब हो गई। अब वो एक तंग सी राहदारी में थी। दरवाजे में लगी कीलों की वजह से उसका कीमती सफ़ेद टॉप अब चीथड़ों में तब्दील हो चुका था। चेहरे पर जगह जगह खराशें थीं। अब वो कोठी के बैरूनी हिस्से में आ गई थी, जहां उसे उसकी पुरानी क्लास फेलो हया नजर आई। वो भाग कर गई और हया से लिपट गई। हया, तुम यहाँ कैसे? हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा हया। अब वो रूहान सी होकर कह रही थी। मलाला कैसी है? क्या करती है वो? मैं भी भटक कर यहाँ आ गई हूँ। बस अब दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। हया ने उफक का हाथ पकड़ा और दोनों तेज़ी से बाहर की तरफ भागने लगी। बाहर पहुंचकर उल्लू की साख्त वाले फव्वारे के पास पहुंचकर हया एकदम रुक गई और उल्लू को देखने लगी। उफक को भी मजबूरन रुकना पड़ा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में मौजूद हया का हाथ अचानक बहुत सर्द हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता अकड़ता भी जा रहा था। बिलाखिर उफक को यूँ लगा कि उसके हाथ में कोई सख्त लकड़ी आ गई हो। उसने हैरान होकर हया को देखा। हया के नक़ोश अब बिगड़ चुके थे। वो अब गैर इंसानी आवाज़ें निकालते हुए उफक के चेहरे पर पिल पड़ी थी। वो अपने लंबे और नोकीले दांतों से उफक के चेहरे को खुरचने लगी। मांद पड़ती सांसों के साथ उफक ने टॉप की पॉकेट से लाइटर निकाला और उसे फौरन ऑन किया। लाइटर से आग निकलने की देर थी कि हया की रूह चिंगाड़ती हुई गायब हो गई। उफक का चेहरा लहूलुहान था। उसे ठीक से नज़र भी न आ रहा था, मगर इसके बावजूद उसने हिम्मत न हारी और लड़खड़ाते कदमों से भागती हुई बिलाखिर गेट से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उफक हाल से बेहाल हो चुकी थी। उसके पांव बुरी तरह लहूलुहान हो गए थे, मगर जिंदगी की चाह उसे दौड़ाई जा रही थी। गडरिये ने हिम्मत करके कूड़े करकट में दबी उस लड़की को बाहर निकाला। लड़की में अभी सांस बाकी थी। वो गडरिये के बाजू का सहारा लेकर बमुश्किल चल रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? गडरिया लड़की के बारे में कुछ जानना चाह रहा था। उफक, लड़की बमुश्किल गोया हुई। इसके साथ ही वो बेजान होकर गडरिये के बाजुओं में झूल गई। गडरिया एकदम गिरते गिरते संभला। वो टिकटिकी बांधे लड़की को देखे जा रहा था। काफ़ी देर बाद उफक को होश आया था। उसने मंदी मंदी आंखें खोली। पानी की तेज़ धारें मुसलसल उसके ऊपर गिर रही थी। वो उल्लू के मुजस्मे के नीचे पड़ी थी। वो मुजस्समा एक तरह का फव्वारा था। उफक घबराकर एकदम उठ खड़ी हो गई। वो एक बार फिर मौत के दहाने तक आ चुकी थी। उसके चारों तरफ कोठी के नीले दरो दीवार थे। इस कोठी की हुदूद फलांगने वाला आज तक जिंदा नहीं बच सका, तो तुम कैसे बच सकती थी? अकब से आने वाली आवाज़ पर उफक ने मुड़कर देखा तो सामने वही गडरिया खड़ा था। उसका चेहरा बेतासुर था। तुम बहुत ही होशियार हो लड़की, मगर तुम अब की बार नहीं बच सकती। पहले ही उस चौधरी के बच्चे ने हमारी जगह पर यह कोठी तामीर करवा कर गलती की थी। उसकी खूबसूरत बीवी और वो खुद इस कोठी में रिहाइश की पहली रात ही जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। ये जगह हमारी है, सिर्फ हमारी। वो आवाज़ उस लड़की की थी जिसे एक बार उफक ने अपने कंधों पर सवार देखा था। इसके साथ ही उफक को अपने जिस्म में हजारों सुइयां चुभती हुई महसूस हुई। उफक की गर्दन गैर इरादी तौर पर बाएं तरफ घूमी और कड़क की आवाज़ के साथ ही गर्दन एक तरफ को ढलक गई। कई मौसम आए और गुजरे, नीली कोठी आज भी अपने जाहो जलाल के साथ उसी तरह मौजूद है। लोग आज भी वहां जाने से गुरेज करते हैं। अब वहां जंगली कबूतरों ने डेरे डाल रखे हैं और अल्लाह की पैदा करदा वो आतिशी मखलूक
वहाँ पूरी शान व शौकत से राज करती है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।